देश की सियासत में? देखिए, मैंने जिस दिन शरद पवार ने ऐसा कहा था, अडानी साहब को लेकर इंटरव्यू आया था, उस दिन में मैंने कहा था और मैंने आलेख भी लिखा था इस पे। ये जो उनका कोई गुगली बॉल है, और शरद पवार जिस तरह के राजनीतिज्ञ हैं, वो बीजेपी के साथ किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। व्यक्तिगत तौर पे भी उस तरह के राजनीति है, और उनकी पार्टी भी जो है, चूंकि कांग्रेस से ही निकल करके आई पार्टी है, तो मुझे नहीं लगता है कि शरद पवार उस तरह का गेम करेंगे। ये मैंने तब भी कहा था, और वो आज जाहिर हो गया है। शरद पवार उस समय कांग्रेस के साथ खड़े हुए जाकर के या विपक्षी एकता की बात करने लगे, तब कुछ धुरी बनी नहीं थी, कोई रणनीति तब बनी नहीं थी। और आप देखिए कि जो शिवसेना को खींच करके लाए थे बीजेपी से, एक तरह से ये अलग कर और महाविकास आघाड़ी बनी, वो अपने आप में एक जो है समीकरण पे देखा गया और महाराष्ट्र मॉडल के तौर पे देखा गया कि शिवसेना जैसी हिंदुत्ववादी पार्टी को महाविघाड़ी में जोड़ा और बीजेपी से अलग के सरकार बनाई गई। और जिस तरह से 2.5 साल तक ठाकरे की सरकार चली, यहाँ पे मुसलमानों में भी ये भरोसा जगा कि जो सरकार चल रही है वो अच्छा है, और कांग्रेस इसमें चूंकि शामिल है, तो कांग्रेस की जो रणनीति रहती है देश में सबको एक समान देखने का, वो है। अब मैं एक और बात कहूं कि मैं आज करना चाहता हूं, उस पर मैंने एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है, उसकी पंक्तियों को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ी चर्चित कविता है, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। और वो आगे कहते हैं कि में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हथियारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना। अब इसको हम जोड़ते हैं, जो अभी आर्टिकल लिखा है टेलीग्राफ में सोनिया गांधी ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो सब लोग देशद्रोही हैं जो भारत में जो भाईचारा है, जो जाति के नाम पर, जो धर्म के नाम पर, जो लिंग के नाम पर जो भेदभाव खड़े करते हैं, वे सब लोग देशद्रोही हैं। संविधान में ये लिखा हुआ है कि देश के हर नागरिक एक है और जाति, लिंग, भेद, किसी तरह का भेद उनके साथ नहीं किया जा सकता है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और अगर भेदभाव किया जाता है तो संविधान विरोधी है। आज जो संविधान के निर्माताओं में से माने जाते हैं अम्बेडकर साहब, उनका जन्मदिन है, तो संविधान पे चर्चा करना या उन पर बात करना और जरूरी होता है। मुझे लगता है जो आर्टिकल लिखा है, इसीलिए उस समय का जिक्र किया है, उन पंक्तियों का जिक्र किया। देश में जो परिस्थिति है, अभी संजय भाई कह रहे थे कि जो आरक्षण जो दिया है मुसलमानों को दिया गया था 4% आरक्षण, उसका विरोध किया सरकार ने और कहा कि ये जाति के नाम पे आरक्षण है, धर्म के नाम पर आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है। लेकिन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे जो 10% का आरक्षण किया गया है, उसमें मुसलमान शामिल है। तो ये कैसे कह सकते हैं? तो ये एक बात को कुछ कहते हैं, दूसरी बात दूसरी जगह कुछ और कहते हैं। ये बीजेपी अभी जो जिस स्थिति में है, उनको समझ में आ रहा है कि उनकी सत्ता जो है खिसक रही है। और राहुल गांधी ने जो परसेप्शन चेंज किया है, अभी प्रशांत भाई ने जिक्र किया और संजय भाई ने भी जिक्र किया, जो एकता भारत जोड़ो एकता भारत जोड़ो जो यात्रा चली जी, और पूरा का पूरा परसेप्शन बदला। बिल्कुल मैं भी कहता रहा लगातार आपके चैनल पे भी और दूसरी जगह भी, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सांस्कृतिक यात्रा है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि ये देशभक्ति की यात्रा थी, देश को एक रखने की यात्रा थी। राजनीति का मतलब आजकल लोग गलत समझते हैं। राजनीति का मतलब समझते हैं कि सत्ता से जुड़ी हुई बात करने वाला जो व्यक्ति है, जो बात कर रहा है, वो राजनीति कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने देश को जोड़ने की बात कही। ये हमारा देश जो है संप्रभु देश है, और इस देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जितने नागरिक हैं, जितने लोग हैं, जितने राज्य हैं, वो सब भारत है जी। अब ये ऐसी सरकार पिछले 8, 9, 10 सालों से हम देख रहे हैं, जो सरकार धर्म के नाम पर, जो सरकार जाति के नाम पर,
जो सरकार चूंकि उनके विरोध में अगर बोलते हैं तो उसके नाम पर देशद्रोही साबित करते हैं, या देश को, जो देश के नागरिकों में भेद पैदा करते हैं, वो जाहिर है देशद्रोही सरकार वो कही जाएगी। क्योंकि संविधान का जो विरोध करेगा वो देशद्रोही, क्योंकि ये देश तो संविधान से चल रहा है। आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, या कोई अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करे या खालिस्तान की बात करे, उसको हम संविधान से अगर देखें, संविधान की नजर से देखें, तो देशद्रोह वो है। और ये जो लगातार ये जो बीजेपी के लोग कहते रहे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं संविधान की, और वो फिर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, तो बड़ा शर्मिंदा करने वाली बात है। और लगातार मोदी जी ने, या मोदी जी के साथ जो लोग खड़े हैं, उन्होंने देश के नागरिकों को या संविधान के निर्माताओं को शर्मिंदा करने का काम किया है, उनको छोटा करने का काम किया है। ये जो देश का संविधान बना और जो देश बना है, वो 2 दिन में नहीं बना है। जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि 2014 के बाद देश में सब बदलाव आया है, तो संविधान जो है 2014 में तो नहीं बना। और आप 9 साल से शासन कर रहे हैं, क्यों आप अपनी उपलब्धियों का जिक्र नहीं करते हैं? आप जनधन योजना पे बात कीजिए, आप नोटबंदी पे बात कीजिए, आपने लॉकडाउन किया था और तालाबंदी की थी, उस पे बात कीजिए, आपने जो है उज्ज्वला योजना लाई थी, उस पे बात कीजिए, आपने जो देश में कहा था कि हम विश्वगुरु बनाएंगे देश को, उस पर बात कीजिए। आप उन सब पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप घूम फिर करके आ जाते हैं, वही हिंदू पे आ जाते हैं, मुसलमान पे आ जाते हैं, विपक्षी दलों को जो है आप देशद्रोही साबित करते हैं। लेकिन अब विपक्ष जो है एकजुट होने के करीब है। और मैं राजीव जी मानता हूं कि जब नीतीश कुमार तो लगातार ये बात कह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जो गए केजरीवाल साहब के पास, और केजरीवाल साहब ने जो बयान दिया, उस बयान में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम विपक्षी एकता के साथ हैं, वो कांग्रेस से खिलाफ कोई बात नहीं कही। और अब जो नोटिस भेजा गया सीबीआई का, वो इसीलिए भेजा गया है कि केजरीवाल ने विपक्ष की एकता को मजबूत करने का काम किया है। अब नीतीश कुमार के खिलाफ तो भेज नहीं पा रहे हैं। और ये जो जेल से घूम करके आए हैं हमारे गृह मंत्री साहब, उन्होंने कसम ली है कि देश के किसी नेता को हम जेल के बाहर नहीं रहने देंगे, सारे नेता एक बार जेल यात्रा करके आ जाए। अब नीतीश कुमार को कैसे जेल भेजेंगे, ये सोचने का विषय है कि क्या नीतीश कुमार को ये जेल भेज पाएंगे। और मुझे लगता है जिस दिन नीतीश कुमार को अमित शाह जी जेल भेज देंगे, उस दिन उनकी जीत होगी, और उस दिन समझा जाएगा कि वाकई जो है ईडी, सीबीआई और जितने तंत्र हैं, जितने हिटलर शाही के तंत्र हैं, तानाशाही के तंत्र हैं, उसमें वो सफल हो पाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनके लिए अब रास्ता जो है कठिन है। कठिन इसलिए है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, और उनकी पार्टी के भीतर भी उनके खिलाफ विद्रोह चलना शुरू हो गया है। कर्नाटक इसके लिए बड़ा उदाहरण है। कर्नाटक में कई नेता आज, जो मोदी जी हैं, जिस तरह से अमित शाह शासन चला रहे हैं, जिस तरह से पार्टी को हाँक रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े हो गए। अभी देखिए अमित मालवीय जी ने एक जारी किया फोटो कि नीतीश कुमार किस तरह से राहुल गांधी के सामने झुके हुए हैं। अरे भाई, ये तो जो है नमस्कार करने का एक रूप है। अब मोदी जी किस तरह से झुके हुए हैं येदियुरप्पा जी के सामने, इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप देखिए येदियुरप्पा जी के सामने किस तरह से मोदी जी झुके हुए हैं। घुटने पर लोग ये जो है दिखा रहे हैं देशभक्ति, दूसरों आपकी आवाज कट रही है जी। हाँ, वो नेटवर्क तो अब समझ लीजिए, मोदी जी का शासनकाल है तो नेटवर्क कितना बढ़िया होगा, और हम लोग खिलाफ बोलते हैं तो और नेटवर्क बढ़िया कर देंगे वो। खैर, तो मैं खत्म करूं अपनी बात कि देखिए ये जो सोनिया गांधी जी ने कहा है, देशद्रोह की बात उठाई है, वो देशद्रोह पे चर्चा करना जरूरी है। और देशद्रोह किसी पार्टी के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ बोलना नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन देशद्रोह, देश में भाईचारा तोड़ना देशद्रोह है, ये हमारा संविधान भी मानता है। और कल को अगर ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी कि जो भाईचारा तोड़ रहे हैं वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, देशद्रोह की बात सोनिया गांधी ने जो